स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका जो चैप्टर किया था उसमें संविधान सभा, अंतरिम सरकार और कैबिनेट मिशन के क्वेश्चंस किए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए थे, उन पर हमने काफ़ी विस्तार में भी चर्चा की थी। आज ये आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा इस चैप्टर के बाद, और ये सारी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरुआत करते हैं अपनी लास्ट क्लास की, और हमारा लास्ट टॉपिक है विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो देखिए, आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी रही, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही और इसका लेवल भी कैसा रहा। शुरुआत करते हैं अपनी लास्ट क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन है ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी लिबरल पार्टी, या ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की वहाँ पर उस समय सरकार थी, और एटली जो था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। कौन? एटली, क्लेमेंट एटली। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 51 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या था? लेबर पार्टी। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी हैरोल्ड मैकमिलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ऑप्शन है ए 1946 में, बी फरवरी 1947 में, सी अप्रैल 1947 में, या ऑप्शन डी जून 1947 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1947 में। तो देखिए, फरवरी 1947 में होता क्या है, जो ब्रिटेन की संसद है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे बोला जाता है, वो एक घोषणा करती है कि ब्रिटेन जो है जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देगा, जिसे आप एटले डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। एटले की घोषणा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसमें PM एटले जो है वो घोषणा करता है कि भारत आज़ाद हो जाएगा, और उसका एक स्टेटमेंट था कि ब्रिटेन जो है वो जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे। और इसी के साथ साथ माउंटबेटन को उसने भारत का नया वायसरॉय बना दिया। माउंटबेटन कौन थे? तो ये जो ब्रिटेन का राज परिवार था उसके सदस्य थे। इसके अलावा आर्मी कमांडर भी थे, और एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था लॉर्ड माउंटबेटन का। यदि जितने भी अंग्रेज थे उनमें से आप देखेंगे तो बहुत शानदार व्यक्ति थे। जब बाकी जो इनकी कहानियां हैं वो हम आपको बताएंगे जब सब्जेक्टिव क्लास होंगी आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को, जो हमने अभी आपको बताया, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जो लंदन की संसद है उसमें यह घोषणा की थी ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। यानी कि जून 1948 से पहले या जून 1948 तक ब्रिटेन जो है वो क्या करेगा? सत्ता आपके हाथ में दे देगा, और वहाँ से अंग्रेज लौट जाएंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसको बनाया? लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी थी। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि उस समय किसे वायसरॉय बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन जब आते हैं तो उनकी एक बुक है, उसे आप पढ़िएगा, बहुत शानदार बुक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन उसमें लिखते हैं कि वेवेल को अपने ऑफिस छोड़ने की इतनी जल्दी थी कि वो चाबी थमा के और सीधा, मतलब सीढ़ियों से उतरा भी नहीं, वो सीधे दौड़ते हुए जाते देखा कि भाई ये इंसान दौड़ते हुए जा रहा है, मैं यहाँ आया, यहाँ स्थिति इतनी ख़राब थी। उसके बाद से मैंने चीज़ों को संभालना प्रारंभ किया, और काफ़ी इसकी कहानी आपने सुनी भी होंगी, आगे भी हम इन पर बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ऑप्शन है ए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन सी, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। या फिर ऑप्शन डी, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। देखिए, जो अंग्रेज हैं वो भी ये नहीं चाहते थे कि उनके जाते समय भारत का विभाजन हो, और ये कलंक उनके माथे पर आए कि आपने हमारे देश का बंटवारा कर दिया, आपकी वजह से इस देश का बंटवारा हो रहा है। पूरी दुनिया उन्हें पता था कि हमारे ही मुंह पर थूकेगी। तो माउंटबेटन भी जब आते हैं तो वो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि विभाजन किया जाए। वो आते हैं, आते ही वो जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको सारी स्थितियों के बारे में अवगत कराते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप आराम से चीज़ों को कीजिए, हम कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं उत्पन्न होने देंगे। अगले दिन अखबार में फ़ोटो भी आता है, बीच में एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन और बीच में उनकी पत्नी होती हैं। अगले दिन जिन्ना भी पहुँच जाते हैं कि अब नेहरू की फ़ोटो आ गई तो मैं भी पहुँचूँ, मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। तो जिन्ना भी पहुंच गए, बड़े उससे शेर याद करके गए कि दो कांटों के बीच में एक गुलाब खड़ा है, कि भाई उन्हें लगा बीच में मैडम खड़ी होंगी, उनके लिए शेर बोलेंगे, वो भी खुश हो जाएंगी तो कुछ हमारी बात मानी जाएंगी। लेकिन बीच में उस टाइम खड़े हो गए माउंटबेटन। अब जिन्ना को आप जानते हैं दिमाग तो था ही नहीं, और जितना भी था वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय। तो बीच में माउंटबेटन खड़े हैं और ये आदमी शेर पढ़ रहा है, दो कांडों के बीच में एक गुलाब। तो माउंटबेटन खुद हंस के गिर गए कि अरे यार क्या आदमी है, मुझे गुलाब बोल रहा है, मेरी बीवी को कांटा बोल रहा है। तो ये एक थोड़ी सी कहानी थी इनकी। अब यहाँ पर देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, यदि आप देखें तो 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। देखिए यहाँ पर याद रखना है, एक किताब भी है, फेमस राइटर हैं, उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनकी जो बुक है आधी रात को आज़ादी, वो आप जरूर पढ़िएगा। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। यानी कि अब पहली प्राथमिकता तो ये है कि विभाजन नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी कि आपने एक देश के दो टुकड़े कर दिए। जो और देश हैं वो भी हमें इस चीज़ के लिए दोषी ठहराएंगे। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन उन्हें पता था कि जिन्ना जिस तरीके का पागल हो चुका है अब, तो वो कुछ ना कुछ बदमाशियाँ करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप देखिए, अब आपको सबसे पहली चीज़ ये रखनी है कि विभाजन नहीं होना चाहिए। इन केस अगर परिस्थिति ऐसी हो भी जाए तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, जिससे ब्रिटेन एक सम्मानजनक स्थिति में रहे, पूरा हमारे कंधों पर बात नहीं आ जाए। आगे देखिए, माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है, क्योंकि जिन्ना मानने को तैयार नहीं है, और ऊपर से यदि मान नहीं रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोगों को मरवा रहा है। अब आप सोचिए कि बेकसूर लोगों की जान जाएगी तो हर कोई सोचेगा कि पहले लोगों की जान बचाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ऑप्शन है ए, क्रिप्स योजना, बी, वेवेल योजना, सी, माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना, या फिर माउंटबेटन प्लान, या फिर इसे आप 3 जून का प्लान भी कहते हैं। क्या? 3 जून प्लान भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम बात करें तो होता क्या है, माउंटबेटन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और जिन्ना के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें गांधी, पटेल, नेहरू ये साफ कह देते हैं कि हमारे देश का बंटवारा नहीं होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन जिन्ना
अड़े रहते हैं, लोगों को मरवाते रहता है वो पागल आदमी। तो फिर उन्होंने 3 जून को अपना एक प्लान जो है माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पर वो जाते हैं और वहाँ से घोषणा करते हैं कि भाई मैंने सभी से बात की, जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें देखकर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ उससे मैं कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही साफ कह देता हूँ। जिसमें घोषणा में उनका पहला पॉइंट था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाए जाएंगे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर, और उन्होंने कहा कि इसे और दोनों ही देश ब्रिटिश के डोमिनियन होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि साहब हम तो पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ये डोमिनियन कह रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा डोमिनियन और हमने लिख दिया डोमिनियन को हटाकर कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो वहाँ पर भी नेहरू जी, सरदार पटेल, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि अभी जो हो रहा है उसे होने तो, एंड में हमारा देश है, हम संविधान लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तो उन्होंने सॉवरेजन यानी कि संप्रभु लिखा। संप्रभु का मतलब कोई और देश हमें नहीं बताएगा हमें क्या करना है, तो पूर्ण आज़ादी हो ही गई। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा डेमोग्राफी के बेसिस पर, यानी कि जहाँ मुसलमान अधिक हैं वो पाकिस्तान को, जहाँ हिंदू अधिक हैं वो हिंदुस्तान को दे दिया जाएगा। तीसरा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था और असम, उसके सिलहट डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। फिर उन्होंने कहा रेड क्लिफ के अंडर में एक बाउंड्री कमीशन यानी कि सीमा आयोग बनाया जाएगा, और जो भी भारत की ऑफिशियल चीज़ें हैं, यानी कि भारत की जो भी चीज़ें हैं, कुर्सी, टेबल, पेन, ये जो भी आधिकारिक चीज़ें हैं वो भारत और पाकिस्तान में बराबरी से बांटी जाएंगी। तो देखिए ये भी उस समय की, और ये सच्ची घटना है, पेन पेंसिल तक आप ऑफिसों के जो हैं भारत पाकिस्तान में बराबर बांटे गए। लेकिन वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनी भी होगी पहले, कि जो वायसराय की बग्गी थी, जो कि आज जिसमें भारत के राष्ट्रपति बैठकर निकलते हैं, वो बग्गी एक ही थी, और उस पर जो है दोनों में विवाद हो गया भारत पाकिस्तान में कि ये हमें दो हमें दो, और एंड में एक फैसला लिया गया कि टॉस कर लेते हैं। अब वो जितनी भी बार टॉस हुआ वो भारत के पक्ष में ही गिरा और वो बग्गी भारत को मिली। तो देखिए वो उस समय के वायसराय की बग्गी है जिसमें आज भारत के राष्ट्रपति आते हैं, जब भी आप देखते हैं सेरेमनी वगैरह वहाँ पर होती हैं राष्ट्रपति भवन में। फिर देखिए 3 जून के प्लान को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम चर्चा करें तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के व्यक्तित्व के दायरे में भारत में विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब ये पूरा प्लान क्या था वो चीज़ हमने आपको अभी अच्छे से बताई। इसके अलावा जब भी आपकी सब्जेक्टिव क्लास होंगी हिस्ट्री की, बहुत ही अच्छे से डीप में इन चीज़ों को हम वहाँ कवर करेंगे। यहाँ भी हमने काफ़ी हद तक कवर की हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्लास में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ और भी डीप फैक्ट्स के साथ हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन है ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, या फिर ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही उत्तर हैं। माउंटबेटन योजना के तहत ही पावर का ट्रांजिशन किया गया, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया गया, और देश का विभाजन भी माउंटबेटन ने ही तय किया। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट आपको ये बताया भी था। ऑप्शन है ए जनवरी 1947 में, बी जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी है अगस्त 1947 में, या फिर ऑप्शन डी अगस्त 1946 में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1947 में। देखिए हमने आपको बताया 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे पास कर देती है। किस नाम से? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से। तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखें 18 जुलाई 1947 को। ऐसे भी याद रख सकते हैं 3 जून को माउंटबेटन प्लान, अगले महीने ही आज़ादी का
बिल पारित कर दिया जाता है ब्रिटिश संसद में। अब यहाँ पर हम यदि इस पर बात करें तो देखिए क्या कहा गया है। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ, जो कि हमने आपको अभी बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ऑप्शन है ए जुलाई 4, 1947 को, बी जुलाई 10, 1947 को, ऑप्शन सी जुलाई 18, 1947 को, या फिर ऑप्शन डी अगस्त 14, 1947 को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 18, 1947 के दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर लागू कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है ए डूरंड योजना, बी मॉर्ले मिंटो सुधार, सी माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन डी वेवेल योजना। तो देखिए 1947 में कौन सा था? माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मॉर्ले मिंटो सुधार कब आए थे ये आप हमें बताइए। तो हमने आपको पढ़ाया था 1909 में आए और वेवेल योजना 1945 में आई। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? यानी कि माउंटबेटन प्लान कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है ए 4 जून 1947, बी 10 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947, या फिर ऑप्शन डी 3 जून 1947। तो देखिए हमने आपको बताया था माउंटबेटन जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से इसकी घोषणा करते हैं। कब? 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर डी 3 जून 1947 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण आर है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। तो देखिए कथन ए क्या है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं। कारण आर क्या है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसका एकदम सही कारण भी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए इसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज जो है वो अमेरिका की मदद से, रशिया की मदद से द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में कामयाब तो हुए, लेकिन इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो गए कि वो अपना खुद का देश सही से नहीं चला पा रहे थे और ऊपर से भारत और उनके जिम्मे था। तो अब उन्हें ये लगने लगा कि कैसे भी सबसे पहले भारत को आज़ाद करो जिससे इसका बोझ हमारे ऊपर से हटे, वरना अब यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे हमारे ऊपर आएगी। पूरी दुनिया, हमारा पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हम इन पर राज कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी हमारी बनती है और एंड में लोग हमें ही कोसेंगे। तो उनका सबसे पहला प्लान ये था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाए और उसका कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यानी कि उन्हें पता था, क्योंकि उनके भी सैनिक लड़े थे और इतने सैनिक मर चुके थे कि अब वहाँ पर जनसंख्या की पूरे, आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पूरे यूरोप की जनसंख्या कम हो गई, जिससे वो आज तक जूझ रहे हैं। रशिया, जर्मनी, ये सब देश लोगों को पैसे देते हैं कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा कीजिए, देश की जनसंख्या बढ़ाइए। ये हाल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का इम्पैक्ट आज तक उन देशों पर है और भारत को तो आप जानते ही हैं, बच्चे पैदा करने में हम बहुत आगे हैं। वो
उन्हें पता था कि ये अभी इतने हैं, आगे और ज़्यादा होंगे, हम पहले ही कम हैं, तो ये बाद में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भारतीय हथियार भी नहीं उठाएंगे, थप्पड़ मार मार के ही मार देंगे, इतने सारे हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण आर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। ऊपर के दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए कथन क्या है, ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। कारण आर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये कथन आपका जरूर सही है। उस समय के पहले गवर्नर जनरल तक जो है किसने करी थी? ब्रिटिश का जो राजा था उसने नियुक्ति की थी। उसके बाद से तो जब से हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया चालू हुई उसके बाद से कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए कथन ए तो गलत है पर आर सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया यानी पास हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ कौन गवर्नर जनरल था? भारत और पाकिस्तान दोनों के माउंटबेटन। उन्होंने ही आज़ादी वाले दिन शपथ दिलाई जवाहरलाल नेहरू को और वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को। आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन है ए, 18 जुलाई 1947 को, बी, 19 जुलाई 1947 को, सी, 20 जुलाई 1947 को, या फिर ऑप्शन डी, 21 जुलाई 1947 को। तो देखिए ये हम पहले ही कर चुके हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 को। जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है वो 14 जुलाई 1947 को पेश किया जाता है ब्रिटिश की संसद में और ब्रिटेन संसद उसे 18 जुलाई 1947 को पास कर देती है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन है ए, डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी, मोहम्मद अली जिन्ना के मस्तिष्क का, सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या ऑप्शन डी, वीपी मेनन के मस्तिष्क का। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। कौन सा? बाल्कन प्लान। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए जिस समय ये सब चीज़ें चल रही थी तो उन्होंने कहा यदि ये चीज़ पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो माउंटबेटन ने एक अपनी गुप्त योजना भी बनाई थी। अल्टरनेटिव उनका एक प्लान था जिसको उन्होंने बाल्कन प्लान नाम दिया था। अब यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो देखिए 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैप्टन मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे आप बाल्कन प्लान का गुप्त नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि। ऑप्शन है ए, उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। ऑप्शन बी, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। ऑप्शन सी, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। या ऑप्शन डी, भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं और इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी। उस समय देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस जो सांप्रदायिक दंगे थे उनसे बचना चाहती थी। होता क्या है, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये सब बिल्कुल खिलाफ थे अंत समय तक कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये लोग थोड़े समझदार थे और एक आदमी था जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उसका नाम था जिन्ना। उसने अपने इस पर्सनल स्वार्थ के लिए लोगों को मरवाना चालू कर दिया, और वो भी राजनेताओं को नहीं, मासूम लोगों को, जिनका इस सब से, पूरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जो जहाँ पैदा हुए वहाँ रह रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से कि आप राजनीति में क्या कर रहे हैं। आपने बिना उनकी मर्जी जाने, बिना उनको पूछे एक फैसला लिया और एक दिन में उनकी ज़िंदगियाँ पलट दी, कितने लाखों लोग मारे गए। और जब ये सब घटनाएं हो रही थी, लाखों लोग मर रहे थे, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तो नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों मिलकर फैसला लेते हैं कि अब यदि हमारे लिए दो चीज़ें हैं, या तो हम आज ये तय कर लें कि हम लोगों की जान बचाएं और हमेशा के लिए इस समस्या को सॉल्व करें, या दूसरा लोगों को अभी मरने दें, कुछ और समय तक मरेंगे, मामला ठंडा हो जाएगा और आगे चलकर फिर ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। तो उन्होंने तय किया कि अच्छा यही है कि लोगों को मरने से बचाया जाए, देश का बंटवारा होता है हो जाने दीजिए, जो है उसमें हम अच्छे से रहेंगे और हमेशा के लिए इस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए। और यदि आप देखेंगे तो बहुत सही डिसीजन भी रहा। या आप सोच के देखिए प्रैक्टिकली, यदि पाकिस्तान आज रह रहा होता, ज़बरदस्ती हमारे साथ होता, तो अभी जब वो अलग देश है तब इतना आतंकवाद फैलाता है, यदि यहाँ की यहाँ होता तो कितना आतंकवाद फैलाता, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा होता भारत में, ये स्थिति हो जाती। और जैसा फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है, उस प्रकार से अब जाके हमें अलग होना पड़ता। तो ये उन लोगों की दूरदर्शी सोच थी और उन्होंने समय रहते ही ये फैसला लिया, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा की कि भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता। और देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि यदि आप इमेजिन भी करके देखिए कि यदि विभाजन उस समय नहीं हुआ होता तो आज क्या हाल होता। हर जगह स्लीपर सेल होते, हर जगह आतंकवादी होते, हर जगह कुछ उस सोच के लोग होते कि हमें देश अलग करना है, हर राज्य में होते। आज कम से कम पूरा भारत जैसे जो स्थिति तब बनी उसके हिसाब से आज पूरा भारत एक है। और आप वहीं पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, तो ये हमारे नेता जो आज़ादी से लेकर और आज तक हुए हैं, सभी का योगदान है, जिन्होंने इस देश को एक बनाए रखा, अखंड बनाए रखा। और इतनी प्रगति इस देश ने की कि आज पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे है और हम बहुत आगे हैं। और ये एक सबसे, आप कहिए कि बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है हिस्ट्री में। 100 साल 75 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म पर के आधार पर बना एक देश या राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और एक देश जहाँ धर्म की राजनीति को छोड़ा गया, सबको समान रखा गया, वो देश कितनी तरक्की कर रहा है। तो ये अंतर भी आप यहीं से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने बंटवारा करवा दिया, तो उनको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कहते हैं कि यदि हम विभाजन ना करते तो हर एक ऑफिस में, हर एक गली में, हर शहर में एक अलग पाकिस्तान बन चुका होता। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण आर, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए यहाँ पर अब कथन को देखते हैं। पहले क्या कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तो यह तो सत्य है।
कारण इसे स्वीकार करने का दिया गया है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो यह गलत है। कांग्रेस कभी भी टू नेशन थ्योरी पर राजी नहीं हुई, लेकिन अंत में इतने लाखों लोगों को जिन्ना ने मरवाना चालू कर दिया, दंगे करवाए, कि कांग्रेस को मजबूर होकर फिर माउंटबेटन योजना को मानना पड़ा। तो यहाँ पर आपका कथन ए सही है और आर गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो क्या कहा गया है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, किंतु इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था। और देखिए, जिस दिन देश आज़ाद भी हुआ, महात्मा गांधी नुआखाली में हिंसा को रोक रहे थे लोगों के बीच में। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद दिल्ली में लाठी लेकर लोगों को भगा रहे थे, जो वहाँ पर दंगे और फसाद कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो उस समय के जो नेता थे उनकी अलग ही बात है, उनकी सोच, उनके व्यक्तित्व बहुत अलग हैं। उन्हें आज के दौर में आप बिल्कुल ऐसा नहीं देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डीप फैक्ट से आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। या ऑप्शन डी, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो देखिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं तो वे गांधी जी से मिलते हैं, नेहरू जी से मिलते हैं, वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं। सभी से वो मिलते हैं। महात्मा गांधी से वो सबसे एंड में मिलते हैं इन सभी लोगों से बात करने के बाद, कि महात्मा गांधी जी ऐसा ऐसा है, बताइए क्या कर सकते हैं, अब विभाजन करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी उनको एक बात कहते हैं कि माउंटबेटन, आप जानते हैं ये जो पागल आदमी हो रखा है, ये बस सत्ता का भूखा है। इसे दिमाग में एक चीज़ है कि यहाँ इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो कुछ मिलेगा पाकिस्तान में मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, विभाजन मत कीजिए, पहले इसको कह दीजिए कि भाई तू आ और तू सरकार यहाँ पर बना ले। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। देखिए, उस समय क्या था कि गांधी और नेहरू जी में भी काफ़ी अनबन हो चुकी थी, मतभेद हो चुके थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जब से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से गए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से अच्छे खासे खफा थे। वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ की नाराज़गी थी। तो उस चीज़ के बाद में, और आप यदि देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद से लेकर और आज़ादी तक गांधी जी और नेहरू दोनों बहुत कम ही एक दूसरे से मिलते हैं। आगे देखिए, बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन आगे जाकर परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं वो हम सभी जानते हैं। और एक मूर्ख जिसे लगा कि गांधी जी ने बंटवारा करवाया है, उसने जाके गांधी जी को गोली मार दी। यदि गोली मारनी ही थी तो जाके जिन्ना को मारनी चाहिए थी, जो वास्तविकता में इसके लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है ए, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। जो माउंटबेटन प्लान था उसमें भी हमने आपको बताया था कि माउंटबेटन ने कहा, क्या का अनाउंसमेंट किया था कि एक सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा रेडक्लिफ के अंडर में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए
30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रैडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में कितने 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। और फिर यहाँ पर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई, सीमा रेखा वहाँ पर खींची गई थी। लेकिन देखिए, जैसे पंजाब का जो अधिकतर क्षेत्र है वो पाकिस्तान को मिल गया। जो पंजाब का अधिकतर उपजाऊ क्षेत्र था, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को वहाँ झेलना पड़ा। और भारत के पास पंजाब का आज भी बहुत, हम कहते हैं बहुत उपजाऊ है, बहुत उन्नत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्नत पाकिस्तान और उपजाऊ पाकिस्तान वो है जो पाकिस्तान के पास चला गया, पंजाब वो वाला। लेकिन देखिए, अब वहाँ के लोगों को यदि आप कभी देखेंगे पंजाब वाले, तो वो पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, वो ये भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से। वो पंजाब याद रखते हैं कि अरे हम पंजाब से हैं। तो कुछ लोगों में वो भावनाएं आज तक भी हैं, और कुछ लोग जिन्ना जैसे भी होते हैं, तो मूर्खों की क्या ही बात करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए माउंटबेटन, बी रैडक्लिफ, सी जेम्स बोल्ट या ऑप्शन डी रिचर्डसन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिरिल रैडक्लिफ ने की। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए क्रिप्स मिशन को स्वीकार करने के साथ ही, बी राजगोपालाचारी फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ ही, सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या ऑप्शन डी वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। जब मुस्लिम लीग एंड में कैबिनेट मिशन को, आप वैसे भी याद रखें, इनमें सबसे एंड में 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन। मुस्लिम लीग उसे अस्वीकार करती है बाद में। वहाँ से ये तय हो जाता है कि अब भारत के विभाजन को कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए सब प्रयास किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपने 3 मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा के 5 मुस्लिम लीग के लोगों को उसमें जोड़ते हैं मंत्रिमंडल में। उनको वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने तय कर रखा हो कि उसे धतूरा ही खाना है, तो वो धतूरा खाकर ही मानेगा। यहाँ पर देखिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ पर उसमें क्या क्लॉज था कि 10 साल बाद जो है ये प्रांत अगर चाहें तो अलग समूह बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ भी बात तो यही हो रही थी कि अगर अलग संविधान बना लिया तो मतलब अलग देश हो गया, तो पार्टीशन तो वैसे भी हो जाता। उसे टालने के लिए नेहरू जी ने क्या कहा कि ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा होगा कुछ नहीं। बात उनकी बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये चीज़ हो गई तो ये तो स्वतः ही विभाजन हो गया बिना किए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनता है। ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आचार्य JB कृपलानी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और हमने आपको कांग्रेस वाले चैप्टर में भी बताया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी आपको बताया कि आज़ादी के दौरान, जब देश को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे और उनके बाद बनते हैं JB कृपलानी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन होता है 15 जून 1947 को, 1 महीने पहले आज़ादी से, 2 महीने पहले। और वहाँ पर विभाजन का जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत कर लिया गया था। और देखिए, कई लोग अपोज भी करते हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन बाद में फिर वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उनकी मजबूरी थी, वरना लोग और भी संख्या में मारे जाते। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। ये भी याद रखें, प्रस्तुत किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। आगे देखिए, इसका समर्थन मौलाना आज़ाद ने किया, जो पहले इसके विरोधी थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। ये लोग भी पहले इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन, आगे देखिए, में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने और 1950 में नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर देश आज़ाद हुआ, चुनाव हुए और वहाँ से पूरी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। फिर तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है A JB कृपलानी, B राजेंद्र प्रसाद, C अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन D जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A JB कृपलानी। इनके बाद कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपुर में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन है A गोविंद वल्लभ पंत, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, C JB कृपलानी या ऑप्शन D अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, इन्होंने पहली बार में तो समर्थन नहीं किया था, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने भी समर्थन कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? यानी कि किसने ऐसा कहा कि जो नेशनलिज्म है वो इंपीरियलिज्म के सामने झुक गया है, यानी कि राष्ट्रवादी लोग आज सांप्रदायवाद या कम्युनलिज्म जो है उसके सामने झुक चुके हैं। अब मजबूरी थी, लेकिन बात तो यह भी सही है। ऑप्शन है A डॉक्टर किचलू, B पुरुषोत्तम दास टंडन, C जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन D JB पंत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, कहाँ से थे? पंजाब से। इनकी बात हमने कब करी थी? जलियांवाला बाग कांड में। और देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अब देखिए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ऑप्शन है A अबुल कलाम आज़ाद, B खान अब्दुल गफ्फार खान, C सरदार पटेल या ऑप्शन D गोविंद वल्लभ पंत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर B खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं या सीमांत गांधी कहते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया था। ये नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस था NWFP, वहाँ के नेता थे। इनका आंदोलन हमने आपको पढ़ाया था, रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता था। तो देखिए, सिर्फ एक आदमी की सनक के चलते या निजी स्वार्थ और पागलपन के चलते ये पूरा विभाजन हुआ, वरना आप देखिए बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम हैं जो कि बिल्कुल भी इस चीज़ के समर्थन में नहीं थे। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो धूर्त थे वो जिन्ना के साथ थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? ऑप्शन है A केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, B संविधान सभा, C अंतरिम सरकार या ऑप्शन D चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B संविधान सभा ने उस दिन सत्ता ग्रहण की थी, क्योंकि तब तक चुनाव तो हुए नहीं थे। तो संविधान सभा जो है
वही चल रही थी, वही आपकी क्या थी, लोकसभा थी, वही राज्यसभा थी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। यानी कि जब तक संविधान तैयार ना हो जाए और लोकसभा राज्यसभा ना बन जाए तब तक संविधान सभा ही रहेगी। फिर देखिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया, और ये बहुत ही शानदार भाषण है, फ्रीडम एट मिडनाइट ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये आप YouTube पे डालिएगा, बहुत ही शानदार भाषण है। आपको समझ आए ना आए, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस भाषणों में से एक ये भाषण गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ऑप्शन है ए रामेश्वरी नेहरू, बी मीराबेन, सी सुचेता कृपलानी, या फिर ऑप्शन डी MS सुब्बुलक्ष्मी। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुचिता कृपलानी के द्वारा उस दिन जब देश आज़ाद हुआ तो केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गीत गाए गए। आप महसूस करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि कितना शानदार एक अनुभव रहा होगा जिन लोगों ने वो चीज़ वहाँ लाइव देखी और उस पल को महसूस किया। यहाँ पर देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचिता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल ने, बी ब्रिटिश सम्राट ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी वायसराय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल ने। किसकी नियुक्ति की थी? जवाहरलाल नेहरू की और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की। तो देखिए पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। फिर हमारा संविधान बना, वहाँ पर हमने डाल दिया कि नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तब से राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए राजगोपालाचारी, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल वो कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी थे। तो यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो देखिए वही प्रश्न आपसे पुनः पूछ लिया गया। सीधा उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के दो ही गवर्नर जनरल रहे, जिसमें से पहला माउंटबेटन और दूसरा एकमात्र भारतीय सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे और बाद में ये मद्रास जब तक था, राज्य मद्रास राज्य था, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया? वहाँ पर ये मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए क्या दिया गया है, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। संविधान लागू हो गया तो गवर्नर जनरल का पद भी खत्म हो गया। फिर देखिए 1952 से 1954 तक
वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, जो हमने आपको बताया। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है ए राजगोपालाचारी, बी सुरेंद्र नाथ, सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो सीधे सीधे आपसे वही प्रश्न रिपीट किया गया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन है ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड लिलिंगथो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड आकिनलेक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत का क्या बनाया गया था, आखिरी वायसराय था तो, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन है ए MC सीतलवाड़, बी BR अम्बेडकर, सी कैलाश नाथ काटजू या फिर ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले क्या बनते हैं, लॉ मिनिस्टर बनते हैं। ये अंतरिम सरकार में नहीं थे, बाद में जब चुनाव होते हैं उसके बाद ये पहले विधि मंत्री बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो देखिए कभी कभार इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आप फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये पॉलिटी की है बट यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और VV गिरी, बी राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, VV गिरी, जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और VV गिरी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी तो कभी भारत के राष्ट्रपति रहे नहीं, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे ही कट जाते हैं। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद पहले थे, बिल्कुल सही है, उनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी सही है, तो बी और डी यहाँ तक सेम चल रहे हैं। फिर VV गिरी और जाकिर हुसैन, तो देखिए पहले बनते हैं जाकिर हुसैन, कब, तो 1967 से 69 तक, फिर VV गिरी बनते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और VV गिरी। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले 1950 से 1962, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, VV गिरी 69 से 74। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है, देखिए नाम दिए गए हैं, पहला है अबुल कलाम आज़ाद ने, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा सरदार पटेल ने और चौथा राजेंद्र प्रसाद ने। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 3 तथा 4, ऑप्शन डी 1 तथा 4। तो देखिए क्या क्या नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो विभाजन परिषद बनी उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस किसने किया, अबुल कलाम आज़ाद ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत में लोक निर्णायक संस्तुति की थी। ऑप्शन है यानी कि
रेफरेंडम की बात की थी? ऑप्शन है ए सिंध, बी बलूचिस्तान, सी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या फिर डी उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आई थी, उसके अनुसार पंजाब बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग, दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। अब देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम का प्रावधान था। सिंध बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था, जो कि हमने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन किए थे तो वहाँ भी आपको ये हमने बताया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा है, ये अब कई बार आपको बता चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए वही प्रश्न आपसे घुमा करके पूछ लिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जे बी कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए जे बी कृपलानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे बी कृपलानी। तो देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे 1946 तक कौन बने रहे थे अध्यक्ष? तो वहाँ पर अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन मेरठ अधिवेशन से बन जाते हैं कौन? जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वही प्रश्न आपसे पूछा है, सीधा उत्तर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन एक नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यदि आपने चीज़ों को ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ भी जाएंगे। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसी भी जगह किसी भी आयोजन में स्वतंत्रता के में शामिल नहीं हुए थे। वो देश में घूम घूम कर लोगों को हिंसा करने से रोक रहे थे, उनको सांप्रदायिक दंगों से रोक रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? ऑप्शन है ए यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, ऑप्शन सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब जो लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस की बनाई चीज़ थी इसलिए ज़बरदस्ती थोप दी 26 जनवरी, तो पहला स्वतंत्रता दिवस जवाहरलाल नेहरू ने बनाया 1930 26 जनवरी में, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने भी बनाया। तो क्या सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर गलत थे? तो यह हमें कुछ चीज़ें पढ़ाई से समझ में आती हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र का, बी आर कोपलैंड का, सी आर सी मजूमदार का या फिर ऑप्शन डी पी ई रॉबर्ट्स का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी आर कोपलैंड का। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यानी कि ब्रिटिश राज के आने से ही भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। कई हद तक आप कह सकते हैं कि कथन सही भी है, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ देश का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, सभी राज्य अपने आप में एक देश थे।
तो कोई एक भारत राज्य की ओवरऑल कहीं भी कोई बात नहीं थी। भारत राज्य के लिए कोई एक राष्ट्रवाद नहीं था। सभी राजा थे, सभी का अपना अपना क्षेत्र था, वही क्षेत्र सबका अपना अपना देश था, सबके अलग नियम थे, अलग कानून थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? देखिए, यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चीज़ों को आप नकार भी नहीं सकते। यदि ब्रिटिश शासन यहाँ नहीं होता तो शायद आज तक हम राजा महाराजाओं वाली चीज़ में जी रहे होते। ऑप्शन है ए के.एम. पनियक्कर, बी एस.एन. श्रीनिवासन, सी रजनी कोठारी या ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के.एम. पनियक्कर के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था यानी कि ब्रिटिश राजा कौन था? ऑप्शन है ए जॉर्ज पंचम, बी जॉर्ज षष्ठम, सी राजा एडवर्ड सप्तम या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज सिक्स जो है उस समय ब्रिटेन का राजा था। आप याद रखें, जॉर्ज पंचम यहाँ आकर बंगाल विभाजन कैंसिल करके गया, उसके बाद उसका बेटा जो है वो राजा था, तब हमने आज़ादी यहाँ पर ले ली थी। तो देखिए, ये थे हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस। आज़ादी और विभाजन वाला चैप्टर भी आपका पूरा हो गया है। इसी के साथ आपकी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हमने पूरे कर लिए हैं। इनकी PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो के में। आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी, पूरा सिलेबस हुआ, क्या लेवल लगा आपको प्रश्नों का, और उन्हें समझाने का तरीका कैसा लगा। आगे जब हमारी सब्जेक्टिव क्लास आएगी तो वो इससे और भी अच्छी रहेगी, उसके लिए भी आप हमें ज़रूर सजेशन दें। अब मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद।